नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिन के 12 बजते ही रतो बेचैन हो जाती थी। तुरंत अपने बक्से की तरफ झपटती थी और एक चिट्ठी निकालकर अमरैया की तरफ दौड़ पड़ती थी। आज भी 12 बजते ही उसने ऐसा ही किया। आंगन में बैठी माँ उसे देखकर भी अनजान बन गई और रतो के दरवाजे से बाहर जाते ही अपने पल्लू से अपनी आंखों में उमड़ते आंसू को पोंछने लगी। यही वह समय होता था जब डाकिया अपने साइकिल पर चिट्ठियों से भरा बस्ता रखकर अमरैया के सामने की पगडंडी से गुजरता था। रत्तो रोज आशा भरी नज़रों से डाकिया बाबू को इस उम्मीद से देखती थी कि हो सकता है कि कभी चाचा उसे कोई चिट्ठी पकड़ा कर कहे कि बिटिया यह लो, आज तो तुम्हारे नाम पवन बाबू की चिट्ठी आई है। वह दौर गुजरे साल से ऊपर बीत चुका था जब यही चाचा हर हफ्ते उसे एक चिट्ठी लाकर देते थे और बड़े प्यार से पुकारते थे, रत्तो बिटिया दामाद बाबू का सनेसा आ गया है, तैयारी कर लो ससुराल जाने की। और फिर माँ से हंसते हुए कहते थे, बड़ी भाग्यशाली हो भौजी, हीरा जैसा दामाद खोज कर लाई हो, कितना प्यार करते हैं हमारी बिटिया से। रत्तो के गाल यह बात सुनते ही गुलनार हो जाते थे। हाथ से ओढ़नी का पल्लू पकड़ शरमाई शरमाई सी वहाँ से भागकर कोठरी में समा जाती थी। 5वीं तक पढ़ी थी रत्तो, सो चिट्ठी पढ़ने में बहुत दिक्कत नहीं होती थी। जोड़कर पत्ती की वह प्रेम की पाती को पढ़ लेती थी। उफ, कैसी कैसी प्यार की शायरी से भरी होती थी चिट्ठियाँ। लगता था कि पवन बाबू ने दिल ही चीर कर रख दिया है सामने। न जाने कितने वादे साथ जीने मरने के, जाने प्यार की कितनी कस्मों से भरी रहती थी वे बातियाँ। सदा लिखते थे कि तुम मेरे दिल की रानी हो, 7 जन्मों का नाता है मेरा तुम्हारा, मैं तो 14 जन्मों तक तुम्हारा ही रहूँगा रत्तो, बिना तुम्हारे मेरा कुछ नहीं। उन्हीं चिट्ठियों को छाती से लगाए सोती थी रत्तो, उन्हीं चिट्ठियों को पकड़कर रात भर रोती थी रत्तो। पति के साथ बिताए वही दिन तो बेचैन कर रहे थे रत्तो के आज को। आज आंखों से आंसुओं की निर्झर नदी सैलाब बनकर बह रही है। कभी इन चिट्ठियों को सखियों संग बैठ पढ़ती थी रत्तो, उनकी छिड़कारियों का मजा लेती थी रत्तो। वे पढ़ पढ़ कर कितनी चुटकियाँ लेती थी चिट्ठी में लिखी शायरियों पर। जितने चुटकी उतने ही गाल दहकते थे रत्तो के। आंखें लज्जा से झुक जाती थी पर मन ही मन मुस्काती रहती थी रत्तो। अब डाकिया चाचा का इंतजार वह रोज करती थी 12 बजे। चाचा भी जानते थे कि रत्तो किस उम्मीद पर बैठी रहती है रोज, पर अब वह आवाज़ नहीं लगाते थे कि बिटिया तुम्हारी चिट्ठी आई है पवन बाबू की। वह उसी पगडंडी से रोज गुजरते थे, दिल पर बोझ लेकर। भरसक प्रयास करते थे कि रत्तो की आंखों की उम्मीद से उनकी आंखें न टकरा जाए। वह सिर नीचा किए जल्दी से जल्दी वहां से गुजरने की कोशिश करते थे। जानते थे कि जब तक वे दिखेंगे तब तक रत्तो की आंखें उनका पीछा करेंगी। कितनी बार लिख चुके हैं महकमे में कि यहाँ से उनका तबादला करवा दे, पर न तो तबादला ही हो रहा है, न रत्तो की आंखों की वीरानी झेली जा रही थी। यहाँ बैठकर रत्तो तो अपने ब्याह की यादों के समुद्र में डूबी जा रही थी रोज की तरह। 5वीं में पढ़ती थी रत्तो जब बापू ने माँ को खुशखबरी सुनाई थी कि शहर में रहने वाले मोहनलाल श्रीवास्तव जी के सुपुत्र चिरंजीवी पवन कुमार के साथ रत्तो का ब्याह तय हो गया है। पवन कुमार उस समय 10वीं में पढ़ते थे और 2 माह बाद रत्तो का ब्याह हो गया। रत्तो बहुत खुश थी, पर ब्याह पर नए नए गहने, नए नए कपड़े, जाने कितनी मिठाई छुप छुप कर खाई थी, सखियों संग कोई हिसाब नहीं। गौने की रस्म 3रे साल की ठहरी और वह नन्ही सी रत्तो श्रीमती रत्तो बन गई। ब्याह के बाद माँ ने पढ़ाई छुड़वा दी, यह कहते हुए कि अब ब्याह हो गया है तो गृहस्थी के काम सीखना है, ससुराल में यही विद्या काम आएगी। 3रे बरस गौना हुआ। बंका छैला छबीला पति पाकर रत्तो निहाल हो गई। उस पर पवन का इतना प्यार कि वह बली बली जाती थी। पवन भी सुघड़ अपूर्ण सुंदरी पत्नी के रंग में रंग गया। बालक वर बालिका वधू। पढ़ाई लिखाई छोड़कर पवन बाबू दिन भर पत्नी के आगे पीछे डोलने लगा। मूछ की रेखा तो अभी निकलनी ही शुरू हुई थी। दोनों ही नासमझी के उस दौर में थे कि कुछ सूझबूझ नहीं रही। बस रत्तो दिन भर ठुमकती और पवन बाबू निहाल होते रहते। माँ की आंखों से चमक बचकर सारे दिन पवन बाबू का वह प्यार का गागर ही तो मन में फांस की तरह चुभता है। यादों की वह गठरी दिल से निकलने का नाम नहीं लेती है। वह सोने से दिन थे, चांदी सी रातें थी जब 2 नौजवान होती धड़कने किसी बंधन को नहीं मानना चाहते थे। माँ की सतत निगरानी फेल हो जाती थी। दोनों हर मिले मौके में दिन रात एक दूसरे में खोए रहते थे। दिन रात प्रेम के झूलों की पींग बढ़ने का नतीजा यह निकला कि पवन बाबू 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए। मोहनलाल श्रीवास्तव को लगने लगा कि नासमझ बहू के रहते पवन बाबू की पढ़ाई लिखाई तो चौपट हो ही जाएगी। तुरंत रत्तो के बापू को बुलाया गया, सब बातें समझाई गई। फिर कहा गया कि पढ़ाई पूरी होने तक रत्तो मायके में ही रहेगी, उसके उपरांत उसे ससुराल बुला लिया जाएगा। दोनों नवांगतुक
प्रेम के दीवाने पर यह फैसला गाज बनकर गिरा। न तो किसी ने ब्याह में मर्जी पूछी, न दोनों को दूर करते समय। यही दौर था जब पवन बाबू प्रेम रस की धार बहाते हुए चिट्ठियाँ लिखा करते थे। पहले हर हफ्ते आती थी, फिर महीने में एक बार, फिर छठे छमाहे। 5 साल बाद पवन बाबू परीक्षा पास करते ही ऑफिसर की नौकरी पा गए। रतो की आंखों में सुनहरे सपने सजने लगे कि अब वह पति के पास होगी, प्यार का सुनहरा संसार बसेगा। कि वह गाज फिर गिरा जिसकी कल्पना भी रतो नहीं की थी। चिट्ठियों के बढ़ते अंतराल को वह पवन बाबू की बढ़ती व्यस्तता को मान रही थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि यह दूरियां अब मन की दूरियों में तब्दील हो चुकी है। आज उस आखिरी चिट्ठी को आए 6 माह गुजर गए हैं, जिसमें पवन बाबू ने लिखा है कि अब वे ऑफिसर की कैटेगरी में हैं और अनपढ़ पत्नी के साथ उनका गुजर बसर नहीं हो सकता है, अतः वे तलाक चाहते हैं। उनकी कोई गलती नहीं थी। गलती उनके माता पिता की है कि कच्ची उम्र में उनका ब्याह हो गया था, और अगर रतो चाहे तो उनके साथ रह सकती है। वे गुजर बसर के लिए हर महीने कुछ पैसे भेजते रहेंगे। रतो के प्रेम के घरौदे की नींव इतनी कच्ची निकली कि किसी सुजाता वर्मा ने उसकी जगह पवन बाबू के जीवन में ले लिया, जो उनके ही साथ पढ़ी थी और साथ ही नौकरी कर रही थी। टूटे हुए सपनों के साथ रतो का रिश्ता और मजबूत होता जा रहा था। वह हर दिन उस आखिरी चिट्ठी के साथ अमरैया में इंतजार करती है कि डाकिया चाचा कहे कि रतो बिटिया, पवन बाबू का सनेसा आ गया है, अपने ससुराल जाने की तैयारी कर लो। रतो जानती थी कि यह मेरी मरीचिका का भंवर जाल है, जिससे वह कभी भी नहीं उबरेगी। यह वह प्यास है जो अब कभी बुझेगी नहीं। पर एक बार वह ऑफिसर पवन बाबू से पूछना चाहती थी कि अगर यह शादी उनकी गलती नहीं है तो क्या यह शादी रतो की गलती है, और अगर उसकी भी गलती नहीं है तो सजा के हकदार सिर्फ वही क्यों। साथियों, मेरे कहानी को पूरा पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक एवं शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।